ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोज एटलीस्ट 30 से 40 मिनिमम क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करें ही करें। आपको बस इतना करना है कि मैं क्वेश्चंस के दौरान अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करती हूँ आपको वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे अपने आज के फर्स्ट इकोनॉमिक क्वेश्चन से। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। मुद्रा की आपूर्ति कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको जो बेसिक इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन या रीफ्लेशन। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 2 चीजों का जवाब जरूर पता होना चाहिए था। जो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इज इन्फ्लेशन का मतलब, एंड सेकंड है रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का यहाँ पे क्या मतलब है, चलिए देखते हैं आपकी क्या है क्वेश्चन में। चलिए देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक आंसर्स आ रहे हैं जी। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी जो है आपको बिल्कुल करेक्ट है आपका यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी इकोनॉमी होती है इसमें एक कमोडिटी की प्राइस जो है नॉर्मल से ज्यादा कर देते हैं, वो हमारे इन्फ्लेशन का एक सिचुएशन जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का यहाँ पे क्या मतलब है, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि इकोनॉमी में कोई आइटम को खरीदने के लिए हमारे पास मनी जो है वो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से जो हमारा बीच में मिडिल मैन होते हैं वहां तक जाता है, तो पैसा भी ट्रांसफर होता रहता है, गुड्स भी ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मनी सप्लाई चल रहा होता है पूरी इकोनॉमी में। तो इन्फ्लेशन जो है हमारा मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इन्फ्लेशन बिल्कुल सही, सॉरी डिसइन्फ्लेशन है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ी सी जगह बना देती हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपसे वो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर को हम लोग टिपिकली किस चीज से करेक्टराइज करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली करेक्टराइज्ड एज। भारतीय कृषि का वर्णन आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज लैंड सरप्लस, लेबर स्केर्स इकोनॉमी। यहाँ पे स्केर्स का मतलब होता है जब हमारे किसी इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में किसी तरीके की कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज लैंड सरप्लस, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लैंड स्केर्स, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, या आपका लास्ट ऑप्शन है लैंड स्केर्स, लेबर स्केर्स इकोनॉमी। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत इजी है, हम सबको पता है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे हमारे पास लैंड तो स्केर्स है, हमारे पास भूमि की बहुत कमी है, लेकिन हमारे पास लेबर जो है वो बहुत सरप्लस है। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं आप सब, इसका ऑप्शन जो सी वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए काम करिए, जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, ठीक है, आंसर करने से पहले उसके क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। लाइक आप सी मेंशन कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिए जी। चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ मेजर ऑयल आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन एक्सपोर्ट का आपको बताना निम्न में से कौन सी वस्तु भारतीय निर्यात की प्रमुख तेल वस्तु है। मतलब इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें से कौन जो है मेजर ऑयल जो है एक्सपोर्ट जो आइटम यूज करने वाला है, हमें पता है वो कौन है। ऑप्शन डी ले, पहले ही आपके पास आंसर मार्क्ड है यहाँ पे, कार इंजन। और वैसे बहुत इजी था, जो हमारी कार इंजन जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है हमारी ऑयल जो है कंज्यूम होती है। ठीक है, इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। चलिए यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे पता चल जाएगी आपको कितनी इकोनॉमिक्स आती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। मूल्य सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। प्राइस थ्योरी जो है हम लोग इसमें से कौन से और नाम से भी इसको जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से
जो हमारी प्राइस थ्योरी है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं आंसर, जल्दी बताइए एक बार। गुड गुड। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ब्रॉडली दो तरीके की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बिल्कुल एक, जब हम प्लस वन प्लस टू इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ये वहां से हमारी जो बेसिक जो है स्टार्ट होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जब हम लोग, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, जब हम लोग छोटे लेवल पर, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल कंज्यूमर या एक सिंगल मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, मतलब एक स्मॉल लेवल पे किसी चीज की बात करते हैं तो हम वहां पे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, यस बिल्कुल रोज होगी क्लास, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, क्लासेस रोज होंगी क्योंकि 20,000 एमसीक्यूज की हमने सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोग जो लॉकडाउन में फंस गए हैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लें। बिल्कुल रोज होगी क्लास। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता रही थी, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक सिंगल प्रोड्यूसर की, सिंगल कंज्यूमर की। ठीक है, तो यहाँ पे जब सोल की बात हो रही है, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो एक सिंगल फर्म ही प्राइस पहले इस्टेब्लिश करती है, फिर जाके वो मैक्रो लेवल पे वो चीज यूज होती है। इसलिए जो प्राइसिंग किसी भी तरीके की होती है वो माइक्रो लेवल से ही स्टार्ट की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम। इंडिया की नेशनल इनकम जो है इसमें से कौन से कथन जो है इसको बिल्कुल बेस्ट जस्टिफाई कर रहा है? चलिए जल्दी बताइए, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इज परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विसेज, परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज हायर देन एग्रीकल्चर, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन इंडस्ट्री, या परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर। देखिए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इज यहाँ पे बात की गई है परसेंटेज शेयर की। ठीक है, अब हो सकता था यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाए वो इस टर्म में पूछा जाए कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व के परसेंटेज के हिसाब से आपसे हो सकता था क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जहाँ पे बात आ जाती है परसेंटेज शेयर की, कि मतलब इनमें से आपको पता है हमारे पास ब्रॉडली तीन तरीके की जो सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं हमारी इकोनॉमी में, वो तीन तरीके की एक्टिविटीज हमारी काम करती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज होती है हमारे पास, सेकेंडरी है एंड देन टर्शरी होती है। प्राइमरी में वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी में वी टॉक अबाउट सर्विसेज। ठीक है, हम सबको पता है जो हमारी इस टाइम सर्विस सेक्टर जो है हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर जो है जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा इंडस्ट्री एंड देन एग्रीकल्चर है। ठीक है, चलिए पर यहाँ पे बात हो रही परसेंटेज शेयर की, लेकिन अगर हम लोग इसके उल्टा सिनेरियो लेकर देखें, परसेंटेज हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से चलें। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमें पता है कि एग्रीकल्चर में हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी उससे हमारे को शेयर जो है हमारी नेशनल इनकम में बहुत ही कम हमारे को जो है परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि परसेंटेज शेयर में पूछा गया है या नंबर ऑफ वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कंडक्टेड थ्रू। देखिए हम सबको पता है कि चाहे गोल्ड हो चाहे कोई भी तरीके का प्रोडक्ट हो, उसकी ग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन जरूर होती है। ठीक है, जब ऐसी स्टैंडर्डाइजेशन होती है तो हमें बताना है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में वो स्टैंडर्डाइजेशन या वो ग्रेडेशन जो है वो कौन सी इंस्टीट्यूट जो है कंडक्ट करता है। देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन इज FCI, हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन यू हैव डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, इसको हम DMI बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हमारा ISI जो है, जैसे हम बोलते हैं ISI मार्क लगा हुआ है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो ग्रेडेशन है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है, वो इनमें से कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, बहुत ईजी है ये, बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है
DMI दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है इसका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, FCI नहीं करता है इसकी। ठीक है, चलिए देखिए आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आप इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सेशन से जुड़ सकें, हमारे पिनाकल की जो 20,000 सीरीज है इसको इससे जुड़ सकें। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, DMI डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप करें तो उससे रिलेटेड एक दो चीज़ें ज़रूर पढ़नी है आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि DMI जो है ये हमारी 1935 में जो बेसिकली सेटअप हुई थी, और ये किस लिए सेटअप हुई थी, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं इनकी भी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन, इनके भी प्रॉपर एक स्टैंडर्ड का बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो। प्लस ये इसलिए भी की गई थी ताकि जो फार्मर्स हैं उनको किसी तरीके से उनकी मॉलेस्टेशन ना हो, उसका उनका जो इंटरेस्ट है वो भी बिल्कुल सेफ गार्ड रहे, और मार्केटिंग पॉलिसीज जो एग्रीकल्चर की वो भी इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, चलिए जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे वो कह रहा है कि व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज, जब कुछ वस्तुओं के लिए बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ऑप्शन है आपके पास डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन या स्टैगफ्लेशन। ठीक है, जब किसी थोड़े से प्रोडक्ट के लिए हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, उस सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो वही मीनिंग है जब हम लोग बहुत ज्यादा पैसा पे करते हैं कुछ आइटम्स को, कुछ गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, इजी है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। One of the main factors that lead to rapid expansion of Indian exports is, ठीक है, जो हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जब हमने अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है और हम लोग उसे फॉरेन कंट्रीज में, बाहर की कंट्रीज में जाकर बेचते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स में एक कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से एक रैपिड एक्सपेंशन आई। ठीक है, तीव्र विस्तार किस फैक्टर की वजह से आया है वो आपको बताना है। इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, रिसेशन इन अदर कंट्रीज या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। देखिए एक्सपोर्ट्स की बात है, बहुत इजी है ये, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट से। जी बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स जो है हमारी विविधीकरण होने की वजह से, मतलब डाइवर्सिफाई होने की वजह से ही हमारी जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उसमें एक अचानक से एक रैपिड एक्सपेंशन आया है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा बहुत इसमें बैंकिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी आपको, क्योंकि ये टर्म जो है बैंकिंग में भी यूज होता है। ठीक है, चीप मनी मीन, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। जल्दी से देखिए, ऑप्शन है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, लो लेवल ऑफ इनकम या लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चीप मनी, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है। जी प्लीज ऑप्शन लिखने से पहले उसका क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिए। जी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीप मनी मीन, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो लेवल ऑफ सेविंग, लो लेवल ऑफ इनकम या लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी बहुत आसान है, इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमें फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन लेना है, ठीक है, अब वो सेम लोन जो है मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब मुझे रीपे तो करना ही है, लेकिन अब मुझे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज चीप मनी, सस्ती मुद्रा है, जहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ता है। ठीक है, नहीं ऑलमोस्ट सबका आंसर जो है वो गलत है, इसमें एक दो के सही भी है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं है। चीप मनी का मतलब होता है जहां पे हमने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया होता है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। कंपेयर टू द रिच, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं उम्मीद करूंगी कि सबका सही हो। कंपेयर टू द रिच द पुअर
सेव अमीरों की तुलना में गरीब बचाते हैं? हम सबको पता है, ऑप्शंस फिर भी देखेंगे। लार्जर पार्ट ऑफ देयर इनकम, एन इक्वल पार्ट ऑफ देयर इनकम, अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम, या ऑल ऑफ देयर इनकम। देखिए, अब एक अगर हम लोग एक गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या गरीब तो नहीं कहना चाहिए, जिनके पास इनकम कम है, ठीक है, अब वो एक रिच की जो बहुत अमीर है उसकी तुलना में अपनी इनकम का कैसा पार्ट सेव करेगा। देखिए, लार्जर पार्ट वो सेव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इनकम पहले ही कम होती है। इक्वल पार्ट 50-50 भी नहीं करता है। ऑल ऑफ देयर इनकम तो वो कर ही नहीं सकता है सेव, लेकिन वो अपनी स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम जरूर सेव करता होगा या करना चाहिए। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं था इसमें। कंपेयर टू द रिच द पुअर सेव अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं। एक पुअर को ये बताना है आपको, रिच का नहीं बताना है, पुअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको ये। चलिए, बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसको केसीसी स्कीम भी बोलते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन इज 1991, 1996, 1998 या 2000। आपको बताना है केसीसी स्कीम कब इंट्रोड्यूस की गई थी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 11th का, ओके, 11th का देखेंगे हम लोग। 11th का जो है ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट है, 1998 बिल्कुल सही। 1998 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको एक नहीं देख के चलना है, आप ये देखिए कि उससे रिलेटेड आपको और कितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। केसीसी स्कीम जो है 1998 में जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके अलावा आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? नंबर 1, ये किसने इसकी स्टेटमेंट जो है, ये स्कीम जो है किसने प्रिपेयर की थी? ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि वो बेसिक, आपको पता है कि कोई भी स्कीम जो है या कोई भी प्रिपेयर करता है तो वो किसी ना किसी की रिकमेंडेशन, किसी ना किसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही होता है। तो ये 2-3 जो बेसिक क्वेश्चन है आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। जी, बिल्कुल पता होने चाहिए। तो 1998 में इसको जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कौन, किसने इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की थी नाबार्ड ने। चलिए, नाबार्ड आपको पता होगा, ठीक है। नाबार्ड ने इसको बेसिकली, इसकी स्कीम जो है वो रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, इकोनॉमिक्स की जो क्लास है वो 6 बजे होती है, आज से स्टार्ट हुई है ये बेसिकली, तो 6 बजे रोज होगी इकोनॉमिक्स की क्लास। जी, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। उसके अलावा जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी रिकमेंडेशन पे रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी? ये प्रिपेयर की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है इस रिपोर्ट को, या नाबार्ड ने जो इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। चलिए, अगला देखेंगे फटाफट से। गवर्नमेंट टेक्स वेज एंड एडवांस मींस एडवांसेस फ्रॉम, सरकार अर्थोपाय अग्रिम किससे लेती है? गवर्नमेंट टेक्स वेज एंड मींस एडवांसेस फ्रॉम किससे लेती है? ऑप्शन है आरबीआई, आईडीबीआई, एसबीआई या आईसीआईसीआई। जी, जल्दी बताइए। आपको बताना है कि गवर्नमेंट जो है अपना वेज एंड मींस एडवांसेस, इसको बेसिकली WMA भी बोलते हैं, ये किससे लेता है? आरबीआई, आईडीबीआई, एसबीआई या आईसीआईसीआई? जल्दी बताइए। जी, देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई है। ठीक है, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एपेक्स बैंक है, जिसको हम बैंकर ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट भी वेज एंड मींस एडवांसेस जो है आरबीआई से लेता है, WMA भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि WMA का मीनिंग क्या होता है। वेज एंड मींस एडवांसेस में बेसिकली होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट की बात हो रही है। दोनों जो है अपने लिए कोई टेम्परेरी अगर उनको लोन लेना होता है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बहुत आसान है, मैं आपसे ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि नाबार्ड जो है किसकी डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ
नाबार्ड का संबंध किसके विकास से है? एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल एरियाज, हेवी इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर या रियल एस्टेट। आपको बताना है कि नाबार्ड किसकी डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। जल्दी बताइए, मैं आपको इससे एक दो क्वेश्चन पहले ही इसकी फुल फॉर्म बताकर हटी हूँ, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जी जल्दी बताइए, नाबार्ड जो है किसकी डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है? बिल्कुल करेक्ट, नाबार्ड के फुल फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसकी फुल फॉर्म से ये पता चल रहा है कि वो किसकी डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल एरियाज की डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। चलिए जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन। द परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड। किसी ग्राहक को उसके चालू खाते के शेष से अधिक राशि निकालने के लिए बैंक द्वारा दी गई अनुमति को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है पर्सनल लोन, ऑर्डिनरी लोन, डिस्काउंटिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज या एन ओवरड्राफ्ट। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट। चलिए जल्दी बताइए, बैंक जो एक बैंक कस्टमर है, अगर उसको उसके करंट बैंक अकाउंट में बैलेंस जीरो हो गया है या बैलेंस कम है, लेकिन उसको ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करनी है, तो ऐसी परमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो अनुमति बैंक देती है उसको क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट है, इसका ऑप्शन जो है ओवरड्राफ्ट, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को बेसिकली बोलते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये करंट अकाउंट वालों को मिलती है, और वो ये जो इसकी लिमिट होती है कि आप इतना पैसा जो है यहाँ पे जीरो बैलेंस होने के बाद भी विड्रॉ करते हैं। इट डिपेंड्स कि उस पर्सन की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस बेसिस पे जो है ये बैंक जो है ऐसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। इस फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइप ऑफ टैक्सेस जो कलेक्ट करती है। हमें बताना है कि इसमें से जो ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, केंद्र सरकार इनमें से कौन सा कर या टैक्स जो है कलेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन इज इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट नहीं करती है, आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए एक बार इसका आंसर, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोफेशनल टैक्स, पेशेवर कर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। प्रोफेशनल टैक्स जो है, दो चीजें यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, प्लस ये टैक्स कौन कलेक्ट करता है। प्रोफेशनल टैक्स जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये वो लोग टैक्स पे करते हैं जो किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, जैसे हमारे सीएज हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर टैक्स जो है वो प्रोफेशनल लोग ही पे करते हैं। ठीक है, प्लस जो सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि ये लोग ये बेसिकली कौन इसको कलेक्ट करता है इस टैक्स को, तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोफेशनल टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है। ठीक है, चलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मैं होमवर्क दूंगी जरूर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बताना है कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब है, दोनों में क्या फर्क है। इनकम टैक्स हम सबको पता है, आपको बताना है नीचे इस लाइव के बाद कमेंट सेक्शन में कि कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब है। ओके चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज जनरली, कृषि उत्पादों की आपूर्ति आमतौर पर कैसे होती है? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई जनरली कैसे रहती है? ये बिल्कुल टिपिकल एक इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये, जो कि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिक्स शुरू करते तब पढ़ते हैं ये। ठीक है, लेकिन पता एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब पता सबको होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई जो है वो कैसी होती है? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। जी इसका नहीं, गलत जा रहा है इसका आंसर। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इनइलास्टिक। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनकी सप्लाई जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। यहाँ पर जो चीज आपको पता होनी चाहिए है वो ये है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क क्या होता है। ठीक है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। इलास्टिक में क्या होता है कि इलास्टिक में बेसिकली प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, मतलब प्राइस में जरा सा भी कोई चेंज हो, ठीक है, प्राइस चाहे वो बढ़ रही है चाहे कम हो रही है,
कहने का मतलब ये है कि प्राइस में जरा सा भी फर्क हो, चाहे वो बढ़ना हो चाहे घटना हो, डिमांड पे उस चीज का बहुत फर्क पड़े। ठीक है, ये होता है इलास्टिक कि स्लाइट चेंज हमारी प्राइस में विल हैव एन ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, जरा सा चेंज जो है प्राइस का, उस पर डिमांड पे बहुत फर्क पड़ेगा। और इन इलास्टिक उसका उल्टा है कि जब इन इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस बेशक बढ़ती रहे चाहे घटती रहे, डिमांड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सेम वे जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उसकी सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक रहती है, उसकी सप्लाई जो है चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, क्योंकि वो प्राइस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलिए देखिए अब ये इनलास्टिक सप्लाई का एक डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए सप्लाई जो है हमेशा इस वे में जाती है, और आपको याद रखना है जो डिमांड है वो ऑन कॉन्ट्रेरी इस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखेंगे अगली चीज, अगला क्वेश्चन देखेंगे। with which form of economy that is the term laissez-faire associated? जल्दी बताइए, laissez-faire जो है इनमें से कौन सी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये टर्म जो है इनमें से कौन सी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर प्लीज जरूर मेंशन करें कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है बता रहे हैं। ठीक है, विद ऑप्शन है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। आपको बताना है लेजिस्फेयर जो है टर्म ये इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था से संबंधित है या किससे संबंध रखता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं पता है तो आपको बेसिक जो चीज पता होनी चाहिए, सबसे पहले लेजिस्फेयर का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो इकोनॉमीज है इनका मतलब पता होना चाहिए। देखिए आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, लेजिस्फेयर का मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ लेजिस्फेयर की बात करूं इसका मतलब होता है फ्री मार्केट। अगर सिर्फ लेजिस्फेयर की बात करूं इसका मतलब होता है फ्री मार्केट। ठीक है, अब फ्री मार्केट से आपको पता चल गया है कि ये बेसिकली वहीं पे ही होगी जहां पे सरकार का कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, फ्री मार्केट वहीं एग्जिस्ट कर सकती है जहां पे सरकार की किसी तरीके की कोई रोक टोक ना हो। अब आगे ऑप्शंस में हम देखेंगे, हमें पता है कि इकोनॉमी ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 3 तरीके की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। काफी सबका गलत है इसमें, ऑप्शन जो है इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए मीनिंग भी बता देती हूँ फटाफट से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे प्राइवेटली ही सब कुछ मैनेज होता है, वहां पे सरकार की किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होती, सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे सरकार जो गवर्नमेंट है उनका पूरा कंट्रोल होता है इकोनॉमी पे। ठीक है, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो पूरी तरीके से सरकार लेती है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी है, प्राइवेट कंपनीज भी पूरे अच्छे से रोल अपना प्ले करती है, प्लस सरकार का भी जो है टेक्निकल नो हाउ जो सरकार का वो जरूर रहता है। ठीक है, हमारी इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 टिपिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये। चलिए, when the total product rises at an increasing rate, the option is marginal product is 0, marginal product is rising, marginal product is falling या marginal product remains constant। आपको बताना है कि अगर हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है राइज करता है at an increasing rate तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन। टीपी अगर राइज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे तो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट पे इसका क्या असर पड़ता है, चलिए जल्दी से बताइए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये फटाफट से एक डायग्राम की हेल्प से। देखिए ये है हमारे पास टीपी, ये है एमपी, मतलब टीपी एज इन टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे अभी हम लोग एपी को नहीं ध्यान देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ टीपी और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। नहीं, ए इसका आंसर नहीं है। चलिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे टीपी जो है राइज कर रही है हमारी, ठीक है, हमें पता है कि वो पूरी तरीके से राइज कर रही है और इंक्रीजिंग रेट पे राइज कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी एमपी भी जो है उसी तरीके से राइज ही कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमारी टीपी राइज करती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस सिचुएशन में जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी राइज ही कर रही होती है, विच मीन्स हमारा जो ऑप्शन है मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग, मतलब जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अगर राइज करता है एट एंड इंक्रीजिंग रेट
हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइज करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित होती है? हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बेसिकली हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑप्शन इज सेल्स बाय द यूनिट, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, मार्केट कवरेज या एक्सपोर्ट कैपेसिटी। आपको बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से बताइए, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे जो है 19th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जब हम लोग बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो वो स्मॉल स्केल किस बेसिस पे होती है? स्मॉल स्केल वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो मशीन्स या इक्विपमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कम की गई है, कम होती है उसमें इन्वेस्टमेंट बेसिकली। ठीक है, तो ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो लार्ज इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब वो कम का मतलब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको स्मॉल क्यों कहते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी से एक बार बताइए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी होती है? जल्दी से बताइए एक बार। नहीं, सेल्स बाय यूनिट नहीं है इसका आंसर, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से एक बार बता दीजिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लेवल कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए एक बार, जल्दी से एक बार बता दीजिए। चलिए देखिए, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स में जो स्मॉल स्केल है वो इसलिए है क्योंकि जो इसमें इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन इन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसमें रिडक्शन किसके लिए होती है? लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से रिडक्शन किस चीज में होती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यहाँ पे आपको पहले तो मतलब यही पता होना चाहिए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से इनमें से किस चीज में रिडक्शन हो जाती है, इनमें से किस चीज में कमी आ जाती है? चलिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से जो है हमारी रिडक्शन किस में आती है? रिडक्शन आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। बिल्कुल सही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है हमारी कमी आ जाती है। ठीक है, इसमें यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मतलब हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारी जो एक एक यूनिट होती है, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट में नहीं फर्क पड़ेगा। एक एक यूनिट से चीज स्टार्ट होती है, एक एक यूनिट की कॉस्ट में जो है कमी आ जाती है, इस वजह से जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। ठीक है, कंफ्यूजिंग था ये, यूनिट कॉस्ट है कि टोटल कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट नहीं, एक यूनिट ऑफ किसी प्रोडक्ट की वहां से चीज स्टार्ट होती है, तब जाके टोटल कॉस्ट जो है हमारी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। इजी क्वेश्चन है। फ्री ट्रेड रेफर्स टू, मुक्त व्यापार का आशय है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस या ट्रेड फ्री ऑफ ड्यूटी। फ्री ट्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है आपको ये बताना है। मुक्त व्यापार का आशय है, चलिए जल्दी से बताइए फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? जल्दी से बताइए। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का मुक्त आवागमन, या नेक्स्ट ऑप्शन है मुफ्त में वस्तुओं का आवागमन, वस्तुओं तथा सेवाओं का अप्रतिबंधित आदान प्रदान, या शुल्क से मुक्त व्यापार। फ्री ट्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है? जल्दी से बताइए, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? नहीं, डी या सी नहीं है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फ्री ट्रेड का मुक्त व्यापार का आशय क्या है? फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? जब हम लोग फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अपने गुड्स की मूवमेंट कर सकें। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। चलिए, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इम्प्यूटेड ग्रॉस रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे टर्म है इम्प्यूटेड। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। इम्प्यूटेड ग्रॉस रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ
स्वामी के द्वारा अधिवासित भवनों का आरोपित, जो टर्म आपको देखना है यहाँ पे वो है आरोपित सकल किराया किसका भाग है? कैपिटल फॉर्मेशन, फाइनल कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कंज्यूमर ड्यूरेबल। इम्प्यूटेड, यहाँ पे जो टर्म देखनी है दैट इज इम्प्यूटेड ग्रॉस रेंट। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है, इम्प्यूटेड ग्रॉस रेंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चीज आपको पता होनी चाहिए है वो है इम्प्यूटेड का मतलब क्या होता है। देखिए इम्प्यूटेड का मतलब होता है वो चार्ज जो हम लोग किसी डिफॉल्ट की वजह से लेते हैं, ठीक है। चार्ज ऑफ डिफॉल्ट बेसिकली इसको बोलते हैं, जो जब किसी गलती की वजह से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस रेंट ऑफ ओनर जो है वो तो ठीक है, ठीक है। आपने एक फिक्स रखा होता है कि आपका मंथली रेंट इतना है, इलेक्ट्रिसिटी इतना है, वाटर का इतना है। इम्प्यूटेड का मतलब है कि आपने कोई गलती की है या आपने कुछ पेमेंट टाइमली नहीं किया, उसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो ओनर का जो वो एक्स्ट्रा जो इनकम है वो क्या बन जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं है, वो उसकी इवेंचुअल फाइनल कंजम्पशन ही आएगी। नहीं, किसी का भी करेक्ट नहीं है यहाँ पर जो है फाइनल कंजम्पशन जो आपको करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो इम्प्यूटेड भी है ग्रॉस रेंट में इम्प्यूटेड वाला अमाउंट भी इंक्लूड किया जाएगा, वो उसके फाइनल कंजम्पशन में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज रिलेटेड विद क्रय शक्ति समता सिद्धांत का संबंध किस से है? ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी बिल्कुल एक टेक्निकल इकोनॉमिक का टर्म है ये, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इसको पीपीपी थ्योरी भी बोलते हैं। आपको बताना है कि वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, वेज रेट या एक्सचेंज रेट? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल डिसहार्टेंड मत होइए, जिनका भी ऑप्शन जो है वो आंसर गलत आया है, बिल्कुल डिसहार्टेंड मत होइए। इसीलिए ही लाइव क्लासेस रखी जाती है ताकि हम लोग इंटरैक्ट कर सकें, आपको कहीं पे दिक्कत आए हम लोग वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। नहीं, वेज रेट इसका आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर इज एक्सचेंज रेट। चलिए अब देखना जो है वो ये है कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए इसको मैं अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, परचेजिंग पावर और पैरिटी में, पैरिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, ठीक है, बेसिकली एट पार जिसको हम बोलते हैं, जिसका वैल्यू जो है बिल्कुल इक्वल हो। और परचेजिंग पावर होती है हमारी खरीदने की, कोई सी चीज को खरीदने की क्षमता, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी में, पैरिटी का मतलब होता है जब दो चीजों की वैल्यू इक्वल आ जाए, और परचेजिंग पावर होती है हमारी कोई सी भी चीज को खरीदने की क्षमता, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एक्सचेंज रेट से कैसे बेसिकली थ्योरी रिलेट करती है, वो इसलिए है जी, देखिए बेसिक क्लियर नहीं है, इसीलिए ही मैं जो है कोशिश कर रही हूँ आपको रोज एक क्लासेस लगानी होंगी, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल लो लेवल से जो है हम लोग मिक्स क्वेश्चन रखी है, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली कैसी इंग्लिश इकोनॉमिक्स आती है आपको पता हो, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए। देखिए 1000+ मेरी एमसीक्यूज में इसमें जाने वाली हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपको इकोनॉमिक में इंटरेस्ट भी बनेगा, आपके बेसिक्स भी क्लियर होते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब बता रही हूँ, तो आपको इसको नोट डाउन करना है, ये आपका काम है, ठीक है। सुनने से जो है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट था, बैंक रेट था, वेज रेट था, एक्सचेंज रेट है। यहाँ पे जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो किससे रिलेटेड है? एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब मैं आपको बता रही थी, पैरिटी का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, और परचेजिंग पावर होती है हमारी खरीदने की क्षमता, ठीक है। जब हम लोग किसी और, यहाँ पे एग्जांपल से बता देती हूँ, जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं, हमें हमारे यहाँ पे पैसे की वैल्यू जो है कुछ और होगी, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यूरोज में मेरे पास पैसे हैं और मुझे डॉलर्स में पैसे कन्वर्ट करने हैं, तो वहां पर जो है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लग जाती है कि मुझे एक्सचेंज रेट जो है वहां पे मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। वहां पे हम लोग पीपीपी थ्योरी यूज करते हैं एक्सचेंज रेट को समझने के लिए, ताकि हमारी दोनों साइड से वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम रहे, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से। एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कमोडिटी इज पेएबल विद रेफरेंस टू, जल्दी से बताइए। एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कमोडिटी इज पेएबल विद रेफरेंस टू इट्स, किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क इसके डैश के संदर्भ में देय होता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कमेंट में बताना है, पर चलिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्साइज ड्यूटी का बेसिक मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो करेक्ट है दैट इज
ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो है बेसिकली जो प्रोड्यूसर होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, वो पे करता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दो चीजें बोली थी, एक्साइज ड्यूटी होती है और कस्टम ड्यूटी होती है। जब हम लोग प्रोडक्ट जो है विद इन कंट्री प्रोड्यूस करते हैं तब हमें पे करना पड़ता है एक्साइज ड्यूटी। जब वही सेम प्रोडक्ट हम लोग किसी और कंट्री में भेजने वाले होते हैं तब हमें पे करना पड़ता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी ऑन कमोडिटीज पेबल विद रेफरेंस टू इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉलेज टेक्निकल स्किल या एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स आर रिगार्डेड एज। ठीक है, अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीकी कौशल और शिक्षा आदि को क्या माना जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो हमारी नॉलेज है या हमारी एजुकेशन है, इसको बेसिकली हम लोग किस तरीके से इकोनॉमिक्स में हम इसको रिगार्ड करते हैं या किस तरीके से इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी, जल्दी से बताइए एक बार, इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन कैपिटल। देखिए, जो नॉलेज है या हमारी एजुकेशन है, ये ना ही कोई ओवरहेड है, ना ही कोई टेंजेबल चीज है जिसको हम छू सकते हैं, या कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है। ये एक सोशल कैपिटल है, मानव पूंजी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक ह्यूमन कैपिटल है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। ऑलमोस्ट सबने बिल्कुल सही इसका जवाब दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। विच इज द मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। किसी उद्यमी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। सुपरविजन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या रिस्क बेयरिंग। आपको बताना है कि एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक जो बेसिकली किसी फर्म का मालिक है। ठीक है, अब देखिए कितनी सारी हमारे पास फर्म्स होती है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, सबके अपने अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर दूसरे से कैसे अलग होगा। देखिए, एक फर्म में सुपरविजन भी होगी, मैनेजमेंट भी होगी और मार्केटिंग भी होगी। ठीक है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को दूसरे एंटरप्रेन्योर से क्या चीज अलग करती है, वो है उसकी जोखिम उठाने की या जोखिम सहने की क्षमता या रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर जो है जितना ज्यादा जोखिम उठाएगा या उसमें जितनी ज्यादा उस सहन शक्ति है या उसमें उतनी कैपेसिटी है जोखिम उठाने की, वही सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है। जो जितना ज्यादा रिस्क लेता है वो उतना ही ज्यादा फ्यूचर में फ्लरिश करता है। ठीक है, तो एक असेंशियल फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर का, वो है रिस्क बेयरिंग फैक्टर, कि वो कितना ज्यादा जोखिम सह सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन, बैंक रेट। चलिए अब यहाँ पे जो है ऐसी टर्म्स आ गई हैं। बैंक रेट, देखिए बैंक रेट क्या होता है, आपको बताना है कि बैंक रेट जो है इंटरेस्ट रेट होता है एट विच बैंक दर से आशय उस ब्याज दर से है जिस पर, ऑप्शन है ए commercial banks receive deposits from the public, central bank gives loans to commercial bank, government loans are floated, या commercial banks grant loan to their customer। ठीक है, बैंक रेट क्या रेट होता है, आपको इसमें से ऑप्शन में से बताना है। जल्दी से देखिए, जल्दी से बताइए, बैंक रेट क्या रेट होता है। एक बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये, जल्दी से देखिए। चलिए देखेंगे इसका आंसर। बैंक रेट क्या रेट होता है, वो रेट जिसपे जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, इंडिया का आरबीआई। जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो वो जिस इंटरेस्ट रेट पर देती है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। All of the goods which are scarce and limited in supply are called, चलिए जल्दी से देखेंगे। All of the goods which are scarce and limited in supply are called, उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं जो आपूर्ति में दुर्लभ तथा सीमित होती है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है लग्जरी गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स, कैपिटल गुड्स या इकोनॉमिक गुड्स। वो गुड्स जो कि हमारे पास जिनकी स्कैसिटी होती है, जिनकी हमारे पास कमी होती है और उसकी सप्लाई भी लिमिटेड होती है, वो गुड्स कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट है। वो गुड्स उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। देखिए एक्सपेंसिव गुड्स कैसे हो सकता है या लग्जरी गुड्स कैसे हो सकता है, ठीक है। या हमारे कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, कैपिटल गुड्स कुछ और तरीके के गुड्स होती हैं। हमारी इकोनॉमिक गुड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लैंड स्केर्स है लेकिन लेबर सरप्लस है, ठीक है। जब जमीन ही थोड़ी सी होगी उस पर आप लोग ज्यादा चीजें कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोग उसमें 1000 लगा दो आप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक गुड्स। आर्थिक वस्तुएं जो है उनकी वैसे भी शॉर्टेज है, ठीक है, और उनकी सप्लाई में भी कमी आ जाती है, ठीक है। फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास का बेहतर माप निम्न में से कौन है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी चीज है जो उसे बेटर जस्टिफाई करती है या जिससे हम लोग उससे बेटर तरीके से मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन है जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, एनएनपी या पर कैपिटा इनकम। जल्दी से देखिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए, जब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम लोग आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास जो है वो एक पर्सन की इनकम से डिपेंड करेगा, ठीक है। एक पर्सन की इनकम से मतलब है जब हम लोग पर कैपिटा इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब हमारे को जो है एक इकोनॉमी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है, उसकी आर्थिक विकास का पता चलता है जब हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। यहाँ पे टर्म जो यूज हुई है जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितनी हम लोग इनकम जो है अपनी खर्चने के लिए तैयार होते हैं। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है हमारा। एंड पर कैपिटा इनकम होती है जब प्रति व्यक्ति आय की हम लोग बात करें कि हर बंदा कितना जो है कमा रहा है, उसकी हर एक पर्सन की कितनी इनकम है, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की, ठीक है। जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन। फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। आपको बताना है वो फॉरेन करेंसी जिसको हम लोग क्विकली जो है परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, इजीली माइग्रेट करवा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्केर्स करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, गोल्ड करेंसी या हॉट करेंसी। जल्दी से बताइए। इजी टर्म है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल करेक्ट रश्मि, आप बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए फटाफट से। फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, इसका ऑप्शन करेक्ट जो है दैट इज हॉट करेंसी, गर्म मुद्रा, क्योंकि हम लोग उसको इजीली जो है कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं हॉट करेंसी। इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए दुर्लभ मुद्रा नहीं हो सकती, नरम मुद्रा नहीं है, स्वर्ण मुद्रा नहीं है, गर्म मुद्रा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। इन इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखिए बहुत ही लाइक ये टर्म जो है हम लोग बहुत इजीली जो है इसको यूज करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी इसकी टर्म की हम बात करते हैं, लेकिन बेशक टेक्निकल नहीं बोलते होंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते होंगे, लेकिन इस चीज को हम लोग डिस्कस बहुत करते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी आमतौर पर किस क्षेत्र में देखी जाती है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, फैक्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर या ऑल दीज सेक्टर्स, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ लोगों का बिल्कुल करेक्ट है ये। जल्दी से बताइए एक बार आंसर, क्विक रिस्पॉन्स करिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना होता है आपको आते ही, ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले सके। और वीडियोस को लाइक जरूर करना है क्योंकि पिनैकल टीम जो है 20,000 एमसीक्यूज पे बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपका एक लाइक एक शेयर जो है हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा अपने काम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए जल्दी से देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उतने लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, उतने लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर भी उसमें ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है जबकि उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो वो ज्यादातर जो हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखी जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखिए काम 5 लोगों का होगा
लेकिन उसमें 10 लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज। पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड इज, ठीक है, आपको बताना है कि मांग वक्र जो है निम्न स्तरीय वस्तु के लिए मांग वक्र कैसा होता है गिवन गुड्स के लिए। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अगेन गिवन गुड्स का मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका ऑप्शन है अपवर्ड राइजिंग, डाउनवर्ड फॉलिंग, पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस या पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए डिमांड कर्व एक गिवन गुड की कैसी होती है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन ए अपवर्ड राइजिंग जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो देखिए गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम इंफीरियर प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो हम लोग तब खरीदते हैं जब उनकी प्राइसेस ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में बता देती हूँ। गिवन गुड्स इनकी जो स्लोप होती है डिमांड कब होती है, हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि इसका प्राइस और डिमांड जो होती है, प्राइस और डिमांड जो होती है इसमें इक्वल प्रोपोर्शन होता है, इक्वल बेसिकली रिलेशनशिप होता है। क्या मतलब है कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। हम लोग एक हमारी सोच ऐसी है कि अगर प्राइस बहुत कम है ना तो हमें चीज पसंद ही नहीं आती है, ठीक है, ये हमारे लोगों की सोच होती है, ठीक है। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर आंसर्स गलत भी जा रहे हैं ये लाइव रखी ही इसलिए जाती हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे अगर प्राइस ज्यादा होती है तभी उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है बढ़ती है, ठीक है, इसीलिए उनको इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, इसीलिए उनकी जो डिमांड कब होती है हमेशा अपवर्ड राइजिंग होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड दिस। बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। सप्लाई जो है, अगर सप्लाई हो रही है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगी। ये टर्म जो है, ये स्टेटमेंट जो आपको बताना है वो किसने दी थी, जल्दी से बताए। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण खुद करती है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये कथन किसने कहा था, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से देखेंगे इसका आंसर। बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट जो दी है वो है जेबी से ने दी थी। उनके हिसाब से अगर किसी चीज की सप्लाई हो रही है तो वो अपनी डिमांड जो है वो खुद से क्रिएट करेगा। बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से देखेंगे अगले क्वेश्चन फटाफट से। यार 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने हैं, जल्दी देखिए। देखिए अब यहाँ पे एक आपके पास लॉ आ जाता है, एंजल्स लॉ। आपको बताना है कि एंजल लॉ जो है इसमें से कौन से रिलेशनशिप को बताता है। एंजल लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, हमारा एंजल का नियम है वो किसके बीच के संबंध की व्याख्या करता है। ऑप्शन इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। उसके बाद ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, क्वांटिटी डिमांडेड एंड टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, या क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। एंजल्स लॉ जो है इनमें से किन चीजों को इनमें से किन चीजों की रिलेशनशिप बताता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जी इसका आंसर जो है वो डी, वो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी एंजल्स लॉ है वो किसकी रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे वो ये कहता है, एंजल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर की जो हमारी इनकम है, आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, अगर उसकी इनकम जो है बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे भी उसका फर्क डेफिनेटली पड़ता है, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो ये बेसिकली यहाँ पे कहता है कि वो फूड के लिए कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है उनके लिए उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। वो किस लिए होती है, देखिए एक्चुअली लॉजिक यहाँ पे ये है कि फूड के लिए उसकी डिमांड कम नहीं होती है, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से उसका जो अमाउंट उसने स्पेंड किया होता है वो बिल्कुल बराबर सा हो जाता है,
ठीक है, लेकिन वो लग्जरी की तरफ और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो एंजल लॉ जो है रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। Which one of the following items is not included in the current account of India's balance of payment? इनमें से, निम्न में से किस मद को भारत के भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, शॉर्ट टर्म कमर्शियल बोरोइंग्स, नॉन मॉनेटरी गोल्ड मूवमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका आंसर। हमें बताना है कि जो हमारा बैलेंस, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसे करंट अकाउंट में इसमें से कौन से आइटम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर अगेन वही मैं आपको बोलूंगी, आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, तभी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बिल्कुल, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जहां पे हम लोग बात करते हैं बिल्कुल मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हमारी इंडिया में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ एंड उसने कितनी एक्सपेंडिचर की है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात हो रही है तो फॉर श्योर है कि हम लोग यहाँ पे जो गोल्ड मूवमेंट्स है उनको हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, एंड दैट टू नॉन मॉनेटरी। ठीक है, नॉन मॉनेटरी गोल्ड मूवमेंट्स जो है वो हम इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ही यही होता है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग जो है नॉन मॉनेटरी गोल्ड मूवमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात होती है। बेसिकली बिल्कुल जो हमारे फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं हम लोग उसी की ही बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे एंड, क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कम से कम 30 क्वेश्चन तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कवर करें, और इससे ज़्यादा स्पीड से कराऊंगी तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है।